चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन को। लॉज ऑफ मोशन में पहला टर्म एक आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई भी एक्सटर्नल कॉज या एक्सटर्नल एक्शन होता है जिससे कोई भी बॉडी का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। हो सकता है पहले वो बॉडी रेस्ट में हो, उस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी फोर्स लगा और वो मोशन में आ गया, और मोशन में कोई बॉडी था उस पर फोर्स लगा तो वो रेस्ट में आ गया। तो यही चीज होता है फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल एक्शन, कोई भी एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, उसके टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी of an object by virtue of which it tends to remain its original state। यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। यानी इनर्शिया मतलब होता है कोई भी बॉडी अपने स्टेट में तब तक रहेगा, यानी कोई भी बॉडी अपने स्टेट में है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसका मूविंग स्टेट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो उसका रेस्ट वाला स्टेट हुआ, तो उसी को इनर्शिया कहते हैं। उसी में एक टर्म आता है रेस्ट। में बातें तो यही होता है इनर्शिया। मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन वेयर unless an external force is not applied on him। inertia of direction ये बताता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ही तब तक, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, रेस्ट में तो कहीं भी हो, मूव अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। कभी भी ऐसा नहीं कि ऐसे घूमते 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 इधर चला गया या ऐसे से इधर चला गया। वो हमेशा चलता जाएगा चलता जाएगा, चाहे ऐसे भी जाए तो ऐसे भी एक तरह से स्ट्रेट ही लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन में ऐसे, मतलब जिस डायरेक्शन में उसको करोगे उसी डायरेक्शन में वो, जिस डायरेक्शन में फोर्स देंगे उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी ताकत, बाहरी बल उस पर नहीं लगता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स दिए हैं। तो इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे न्यूटन साहब जो थे वो अपना 3 को लॉ दिए थे। पहला लॉ न्यूटन साहब का यही था, इनर्शिया। पहला लॉ क्या था? इनर्शिया, यानी कि a body at rest wants to be at rest and a body in uniform motion wants to be remain in uniform motion unless acted upon by unbalanced external force। यानी कि वो बॉडी, कोई भी बॉडी, इनर्शिया का जो भी बताए, क्या पहला लॉ क्या दिए थे न्यूटन साहब? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहला लॉ क्या है? इनर्शिया। पहला लॉ है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है अभी बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में कब तक होगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब तक होगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। तो यही है उनका पहला लॉ, इनर्शिया। समझ बात है? अच्छा, किसी भी बॉडी में अगर हम लोग को एक्सेलरेशन लाना है, जैसे कोई भी बॉडी ऐसे है इस पे हम लोग को एक्सेलरेशन लाना है, तो इस पे पीछे से फोर्स लगाएंगे तब ये एक्सेलरेट करता है। समझ बात है? तो यहाँ से इनर्शिया जब वो बताया तो यहाँ से उनका एक इनर्शिया तो बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब मोशन में होगा, लेकिन वो अपना एक्सेलरेशन कब उसमें प्रोड्यूस होगा, यानी वो कब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं था। तो यहीं से उनका टर्म आया लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको कि हम लोग ई से, स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके कारण इसको लिखते हैं हम लोग p वेक्टर इज इक्वल टू m मास इनटू वेलोसिटी।
द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। यानी कि जैसे जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मास बढ़ेगा तो भी मोमेंटम बढ़ता है, वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो भी मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज करता है। मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा वो सेम एज इट इज, इसका और इसका दोनों का डायरेक्शन बराबर होगा। यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा मोमेंटम भी एक्ट कर रहा होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा ही यूनिट होता है मोमेंटम का, मास का क्या होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड तुम्हारा मोमेंटम का यूनिट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस वन, एम एल टी इनवर्स वन। में बात है, तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम। फर्स्ट लॉ समझ गए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जो है रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। यानी जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसी के बलबूते पहला और तीसरा दोनों लॉ क्या हुआ है, डिस्कवर। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, rate of change of linear momentum with respect to time is directly proportional to applied external force। इसका मतलब कि फोर्स जो होगा, यानी जो भी फोर्स अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum with respect to time is directly proportional to external applied force। ये तुम्हारा बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, उस पर प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के dp by dt। अब रे बात है, और इसी से ये dp क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो भाई, मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, वैल्यू ऑफ कुछ नहीं होता। फोर्स इज इक्वल टू dp by dt है। अब dp की जगह अगर हम लोग dmv लिखें, यानी d टाइम्स mv बाई dt, तो m क्योंकि मास है वो तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। dv यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से बात समझ में आई। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहाँ पे फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द rate of change of linear momentum with respect to time is directly proportional to external applied force। is directly proportional to applied external force, यानी जो बाहर की तरफ एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना मोमेंटम में चेंज आएगा। यानी मोमेंटम जितना चेंज करेगा उतना ही फोर्स जो है अप्लाई करना होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का कहना है। सेकेंड लॉ को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। समझ बात है, रियल लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब तीसरा लॉ सब लोग जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीसरा लॉ में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। Every action has equal and opposite reaction। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए बी, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इधर अगर उस पर
जैसे इस ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ए बी, यानी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी, बी के कारण ए पे फोर्स लग रहा है। और इधर क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर बी ए, यानी बी पे ए के द्वारा फोर्स लग रहा है, बी पे ए के द्वारा फोर्स लग रहा है। तो इस लॉ के अनुसार क्या होगा, जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, यानी एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के लग रहा है, रिलेटिव मोशन भी फॉलो होता है। तो ए बी, ए पे ऑब्जेक्ट ए पे, बॉडी ए पे बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी बी पे जितना ए के द्वारा फोर्स लग रहा है उसके नहीं क्या होगा, इक्वल होगा। यानी जितना इसको खींचने में इस पे जितना फोर्स लग रहा है बॉडी बी पे, उतना ही बॉडी ए पे भी फोर्स लगता है। जैसे कोई किसी को थप्पड़ मारे, जैसे कोई आदमी है उसको अगर थप्पड़ मार दो तो बदले में वो भी तुमको मारेगा ही भाई। तो वो क्या है, एक्शन और रिएक्शन। जैसे अगर हम इस दीवार पे, इस बोर्ड पे ही अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, फोर्स क्या, अगर जैसे हम खड़े हैं तो हम खड़े हैं तो हमारा वेट नीचे की तरफ अर्थ की तरफ लग रहा है mg, और अर्थ की तरफ से भी हमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। जैसे अर्थ पे कोई आदमी खड़ा है, हम ही खड़े हैं यहाँ पे, हम खड़े हैं तो हमारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, वेट क्या लग रहा है mg, और हमको बैलेंस कौन कर रहा है, हाथ, यानी जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो हमको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, और रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यही चीज न्यूटन साहब बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल, यानी बराबर, और उसका अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट के लिए माइनस साइन का यूज हम लोग करते हैं। बात है, यही था। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही हम लोग को बताता है कि जो फोर्स होता है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जर्ट होता है, यानी किसी भी बॉडी पे फोर्स जो होगा वो हमेशा पेयर में एग्जर्ट होगा। जैसे अगर देखो, तुमको देखो इस बॉडी पे, ये बॉडी जो है फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहा है, नीचे की तरफ, और इसके जवाब में, इसके कॉरेस्पॉन्ड में एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, और दो फोर्स अगर एक साथ लग रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर। उसको क्या बोलते हैं, पेयर। समझ में आ गया, चलिए। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन।